Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you all know that we are dealing in a frequent manner with the topics of the class 12th physics और आई थिंक आप लोग बाकी पुराने टॉपिक्स और जो भी चीज अब तक हम लोग डील करते हुए आए हैं आई थिंक ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर विद यू. So today, after the finishing or after the completion of the chapter named as the EMI means electromagnetic induction, today I want to go or I want to start with you a new chapter or the next chapter and the chapter named as AC. तो आज हमारा जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है that chapter is AC means alternate current. एयर कंडीशनर नहीं, प्लीज इस बात को अवॉइड कर देते हैं. So we are going to start with the chapter named as alternate current. तो alternate current क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया EMI चैप्टर में हो गया था जब हम लोगों ने AC जनरेटर को कंस्ट्रक्ट किया था. So when we construct the AC जनरेटर हमें वहां से एक EMF मिला और वो EMF कुछ अल्टरनेट था. अल्टरनेट मतलब जिसका वैल्यू कॉन्स्टेंटली बदलता है. तो आज हम लोग उसी करंट को स्टडी करना शुरू करेंगे और उसी करंट के वेरियस इफेक्ट्स को थ्रू आउट द चैप्टर चेक आउट करते हुए जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एसी. तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग जानते हैं. तो आज हम लोग इस करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनमें उनके मीनिंग्स क्या हैं और इस करंट की समथिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट दो वैल्यूज और दो टर्म्स में जो आज आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट वुड बी योर एवरेज वैल्यू. एवरेज करंट और आरएमएस करंट ये दो न्यू टर्म्स होंगी जो आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे. बट उससे पहले चलिए एक बार अल्टरनेट करंट को अंडरस्टैंड करते हैं. सो व्हाट इज एसी? डेफिनेशन: द करंट whose value or whose magnitude changes continuously and direction changes by fixed interval of time. So what is alternate current? Alternate current is such type of current जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदल रहा है, लगातार बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे जैसे टाइम समय बीतता जाता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली. बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है बट द डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. सो डायरेक्शन फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट यानी चेंज होगा बट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा. Such type of current is known as alternate current. ऐसे करंट को हम लोग AC कॉल करते हैं. Got it? चलिए अब इसके एक्सप्रेशन पे आते हैं. So from AC जनरेटर थ्योरी, तो जो हमने AC जनरेटर का थ्योरी किया था, थ्योरी मतलब क्या किया था वहां पे? रोटेशन ऑफ कॉइल. रिमेंबर हम लोगों ने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया था. मींस वी वर विलिंग टू चेंज व्हाट? हम क्या चेंज करना चाहते थे? हम थीटा चेंज करना चाहते थे. एंड बाय चेंजिंग दैट थीटा वी वर एबल टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड वंस द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस ईएमएफ इंड्यूस्ड. सो व्हाट वाज दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड? तो जो हम लोगों ने ईएमएफ इंड्यूस किया था उसके बारे में बात करते हैं. सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड due to the rotation of coil E is equal to E naught sin omega t. So ये हमारा वो EMF induced था where E naught is equal to NAB omega जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. So this was the expression for EMF जो हमारे पास अवेलेबल है. डन है? तो चलिए इस EMF से करंट क्या बनेगा उसके बारे में बात करते हैं. तो ये EMF इंड्यूस हुआ, ये ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी पहले क्लियर हो चुका है कि अगर आप कॉइल को रोटेट करते हैं सो दिस वुड बी द EMF जो उसके अंदर इंड्यूस होगा.
और ये ईएमएफ साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे वेरी कर रहा है, ये चीज आप भी जानते हैं। तो मैं ग्राफिकल फेज पे आऊंगा, बट सबसे पहले सो दस करंट इंड्यूस्ड, सो हाउ मच करंट इज गोइंग टू इंड्यूस, I is equal to E by R। चलिए मैं सारे पैरामीटर्स को एक बार वेल डिफाइन कर देता हूं। दिस E नॉट इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम ईएमएफ। क्या बुलाओगे? ये मैक्सिमम ईएमएफ होता है। और इसका दूसरा नाम जो अब से आप लोग बुलाएंगे, इट वुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज पीक ईएमएफ। पीक मीन्स मैक्सिमम। दिस E इज कॉल्ड एज इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ। इंस्टैन्टेनियस मीन्स एट एनी पर्टिकुलर टाइम। मान लीजिए किसी भी टी टाइम पे आपका ईएमएफ कितना है, वो ई कहलाता है, ये आपका पीक है। एंड दिस ओमेगा टी इट इज कॉल्ड एज द फेज एंगल। इसे आप लोग क्या बुलाएंगे? फेज एंगल मीन्स किस तरीके से वो वेरी कर रहा है साइन ट्रिग्नोमेट्री से, और कितना एंगल से बदल रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, उसका एंगल क्या है वो हमें फेज एंगल बताता है। ओके, ओमेगा से तो आप फेमिलियर ही हैं। ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 2 पाई बाई टी और 2 पाई न्यू। Am I clear? So these are the basics जो हम लोग जानते हैं, बट अब से इन्हें रीडिफाइन करके चलेंगे, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जो आपके थ्रू आउट द होल चैप्टर बेसिकली रिपीट होता रहेगा। सो E is called as instantaneous EMF, E naught is called as maximum EMF और peak EMF, ओमेगा टी, ये जो पूरा ओमेगा टी है ये फेज एंगल कहलाता है, एंड ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी का मतलब तो आप जानते ही हैं, स्मॉल टी मतलब टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल। ओके, तो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस जो किसने बना के दिया? रोटेशन ऑफ कॉइल। तो ये ईएमएफ आपको हमेशा मिलेगा। सो ईएमएफ हमेशा साइन वेरिएशन में मिलेगा, जो हम लोगों ने देखा। Now let's talk about the current. So we all know that current is equal to E by R. So I is equal to, what is the value of E? E naught sin omega t divided by R. Okay? इस E naught by R को, what is E naught? Maximum EMF. What is R? Resistance. हम लोग इसे नया नाम दे देंगे current, I naught. What we will call? We will call this as a I naught. Where I naught would call as peak current. I naught को आप लोग क्या बुलाओगे? पीक करंट और मैक्सिमम करंट, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है? E naught by R. तो मैक्सिमम EMF बाय रेजिस्टेंस को हम लोग पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट बुलाएंगे। I का मतलब फिर से वही इंस्टैन्टेनियस EMF, इसे आप लोग क्या बुलाएंगे? इंस्टैन्टेनियस EMF। ओमेगा टी मींस फेज एंगल, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो एज यूजुअल है। सो जब भी आपके पास एक अल्टरनेट सोर्स है, ईएमएफ है, E is equal to E naught sin omega t. So let's suppose we have a resistor and we are connecting this resistor with an AC source. हमने इस रेजिस्टर को इस बार AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब AC जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज दैट। सो AC सोर्स आपको क्या देगा? E is equal to E naught sin omega t. This is the EMF जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो AC सोर्स हमें अवेलेबल करवाएगा, जो कि हमेशा यही होगा। तो उसकी वजह से what is going to flow through the circuit? The current is going to flow through the circuit, और उस करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I naught sin omega t. Am I clear? Where R is the resistor, I is the instantaneous current और E means the instantaneous EMF. क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अभी आप कह सकते हो, जो हमने अभी फर्स्ट टाइम जो बोर्ड पे इंट्रोड्यूस किया, ये हमारे AC का इंट्रोडक्शन है। अ करंट, एक ऐसा करंट जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली बदलता है। लेट्स चेक आउट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। सो लेट्स प्लेस द ग्राफ ऑफ I वर्सेस ओमेगा t। I और ओमेगा t रिप्रेजेंट्स द फेज एंगल, तो एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो जैसे जैसे ओमेगा t बढ़ता जाएगा, आपका करंट भी बढ़ता जाएगा, देन इट डिक्रीजेस, देन इट गोज इन दिस मैनर। व्हाई इट गोज लाइक दैट?
Because the I means the current varies according to the sign variation. तो साइन 0 अगर ओमेगा टी 0 होता है तो आपका करंट भी 0 होगा. At 90 डिग्री when ओमेगा टी is 90 डिग्री तो करंट मैक्सिमम होगा और इसी मैक्सिमम करंट को आप I नॉट बुलाएंगे. So check this out. The value of I की वैल्यू कंटिन्यूअसली कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है फिर घट रहा है. And this cycle will complete or that this cycle is going to repeat again and again itself. So its magnitude is changing continuously. इसका मैग्नीट्यूड बार बार लगातार बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है कहीं पे भी. बट इसकी जो डायरेक्शन है वो आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम बदलेगी. जैसे पाई डिग्री पे 0 टू पाई, तो पाई पे 0 है. अब पाई के बाद वो अपना डायरेक्शन बदल लेगा. नेक्स्ट पाई के बाद वो फिर से वापस ऊपर आ जाएगा. नेक्स्ट पाई के बाद फिर से मींस अपने आप को यानी अपनी डायरेक्शन को वो चेंज तो करेगा बट द चेंज इन डायरेक्शन और द चेंज इन डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स इंटरवल. आफ्टर द फिक्स इंटरवल के बाद होगी हमेशा. ओके तो ये हमेशा फिक्स इंटरवल के बाद बदलेगा बट मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलेगा. सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट करंट. क्लियर है. तो ये हमें ईएमएफ बना के दी, रोटेशन ऑफ द कॉइल यानी एसी जनरेटर ने हमें ये बना के दिया. और अगर जो एसी जनरेटर ने ईएमएफ दिया, इफ वी कनेक्ट विद द रजिस्टर आर, अगर हम लोग उसे आर रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो हमें ये करंट मिलेगा. और इसी करंट को आप लोग क्या बुलाएंगे? एसी. द सेम करंट व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर, दिस करंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट करंट. I is equal to I naught sin omega t, where I called as instantaneous EMF, I naught stands for peak current, omega t stands for phase angle, where omega stands for angular frequency whose formula is 2 pi by t or 2 pi mu. Got that point? So this is all about the basic introduction जो हमने बात की. Done है? Okay, now we will jump on to the next topic. हम बात करेंगे बट उससे पहले मैं आपको होल चैप्टर के लिए, पूरे चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का एक बेसिक सा फंडा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. आइदर वी आर अप्रोचिंग ऑन द न्यूमेरिकल और आइदर वी आर गोइंग टू अप्रोच ऑन द डेरिवेशन पार्ट. सो दिस पॉइंट इज दैट, जैसे आपने यहां पे देखा I is equal to E by R, यहां पे आप लोगों ने देखा I naught is equal to E naught by R. सो यहां पे मैं आपके सामने एक बेसिक, आप कह सकते हो एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं जो हर जगह इन फ्यूचर एप्लीकेबल होगा. और दैट फॉर्मूला इज एक जस्ट जनरल नॉलेज है. जस्ट कहते हैं ना, कई बार मैंने आपके साथ बहुत टाइम डिस्कस की है कि जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की, द थिंग दैट वी ऑब्जर्व, हम बस उसको एक फ्रेम में ले आते हैं ताकि हमें वो बेनिफिट हो. एंड ऑब्जर्वेशन इज करंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ divided by opposition. Means जो फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हो, either E is equal to I is equal to E by R, I naught is equal to E naught by R. I will suggest you and I will request you that please use this formula in terms of the statement. इस फॉर्मूले को ना स्टेटमेंट में बोलने की आदत डालिए क्योंकि ये जो हैबिट होने वाली है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. और वो क्या है? करंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय अपोजिशन. मतलब जैसा करंट चाहिए वैसी ईएमएफ यूज करो. देयर आर सम टाइम्स, जैसे आगे जाके टीचर हमसे पूछेगा कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट, तो अगर करंट इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ईएमएफ भी इंस्टेंटेनियस लो. सम टाइम टीचर माइट आस्क कैलकुलेट द पीक करंट, तो अगर पीक करंट चाहिए तो ईएमएफ भी पीक लो. तो अभी तो मैंने आपसे दो ही टाइप के करंट डिस्कस किए हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, सॉरी माय मिस्टेक हियर, मैं गलती से लिख दिया. फर्स्टली आई हैव ओनली डिस्कस्ड इंस्टेंटेनियस करंट एंड पीक करंट. बट आगे जाके अभी भी दो और टाइप के करंट आएंगे जिन्हें हमें डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ अलग टर्म्स आएंगी. तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सबके लिए एक है और वो यही है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय अपोजिशन. अपोजिशन यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है तो रजिस्टर की अपोजिशन. बट अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था इन ईएमआई इटसेल्फ दैट एसी इज द चैप्टर जहां पे आप लोग अपना पुराना सारा कॉन्सेप्ट यूज करोगे. इन एसी चैप्टर हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे. इन एसी चैप्टर इटसेल्फ हम लोग रजिस्टर की जगह पे कैपेसिटर भी कनेक्ट करेंगे.
इन एसी चैप्टर इटसेल्फ हम लोग यहाँ पे इंडक्टर भी यूज करेंगे, कहा ना वो तीनों टर्म यूज होने वाले हैं यहाँ पे। तो पॉइंट इज दैट जैसे जैसे डिवाइस बदलेगा तो उसकी अपोजिशन भी बदलेगी, वो हम आगे देखते जाएंगे। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया जो हर किसी पे लागू होगा, कहीं पर भी लगा लो, किसी भी अपोजिशन, कुछ भी कनेक्ट है, क्या करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय अपोजिशन। कोई नया नहीं है, यही करते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R, बस उसे आप स्टेटमेंट में ले लो, जैसा करंट वैसा ईएमएफ, और जो भी डिवाइस लगा हुआ उसका अपोजिशन। रजिस्टर है तो रजिस्टर का अपोजिशन, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का अपोजिशन, और इंडक्टर है तो इंडक्टर का अपोजिशन, और अगर तीनों है तो तीनों का नेट अपोजिशन। ये हम लोग आगे देखेंगे, ऐसा होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी मार्जिन में या कहीं पर भी इस फॉर्मूले या इस एक्सप्रेशन को हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द एसी। हमारे पास कौन सी टर्म क्या इंडिकेट करती है, कैसे है, आई थिंक सब क्लियर है। चलिए अब इस अल्टरनेट करंट को थोड़ा और आगे तक लेके जाते हैं। तो ये तो एक्सप्रेशन समझ में आया। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट यानी पीक करंट इज इक्वल टू पीक ईएमएफ बाय अपोजिशन। जैसा कहा ना, जैसा करंट वैसा ईएमएफ, पीक चाहिए तो पीक, इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस। ओके, सो नाउ वी आर क्लियर विद द इक्वेशन ऑफ द करंट। हम इक्वेशन ऑफ द करंट यानी करंट के इक्वेशन के साथ बिल्कुल क्लियर है। तो अब बात करते हैं अगले काम की, एंड दैट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ, इट इज कॉल्ड एज एवरेज करंट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आई एवरेज। डन? तो देखो थर्ड टाइप ऑफ करंट आ गया। फर्स्ट था इंस्टेंटेनियस, द करंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। पीक करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो आप लोगों ने ग्राफ में देखा एम्पलीट्यूड जो जाएगा, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज पीक करंट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एवरेज करंट। तो सबसे पहले मैं आपसे बस जस्ट एक ओवरव्यू में डिस्कस करना चाहूंगा दैट व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस टाइप ऑफ करंट। हमें एवरेज निकालने की जरूरत क्यों आई? द प्रॉब्लम लाइज इन द डेफिनेशन ऑफ द एसी इटसेल्फ। हमारे पास जो डेफिनेशन में प्रॉब्लम है वो डेफिनेशन में ही थी एसी की। क्या? The problem is that it is that current whose magnitude changes continuously। यानी ये वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदल रहा है। अब मान लीजिए आप उसे एक साइकिल में पढ़ना चाहते हैं, सो वन साइकिल को देखते हैं, तो आई थिंक ये वन ही साइकिल है, मतलब कंप्लीट वन वेव, इसके बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। और ये तो आप जानते हो, जब एक कॉइल रोटेट करती है तो उसका वन कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री है। और अगर मैं आपसे पूछूं इन ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द कॉइल, कॉइल का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होने के बाद, एक रोटेशन होने के बाद कितनी बार डायरेक्शन बदलता है? 2 टाइम्स। 0 से 180 एक बार रहेगी जब फ्रंट है, और अगली बार जो बैक था वो फ्रंट आ गया और इस तरीके से बदल गया, जो हम लोगों ने करके देखा था। तो ये हमारी वन साइकिल है, और वन साइकिल के टाइम को ही क्या बुलाते हो? टाइम पीरियड। So if you represent time here, अगर मैं x एक्सिस पे टाइम को ले लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम को ले लेता हूं तो this point will represent capital T। कैपिटल T को क्या बुलाते हो? टाइम पीरियड, the time taken to complete one cycle or one rotation। ओके, ये हमारा हाफ टाइम पीरियड T/2। ओके, सो हमारी जो कॉइल रोटेट कर रही है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से है। एक और बात बता देता हूं मैं, सो द कॉइल इज रोटेटिंग, क्योंकि ये जो भी एसी की शुरुआत हुई वो रोटेशन ऑफ द कॉइल से हुई। सो द कॉइल इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा कांस्टेंट है, वो मैंने हटा दिया, उसकी वैल्यू तो फिक्स है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो हमारा करंट कुछ इस तरीके से बदलेगा, whose value is going to change continuously, जिसकी वैल्यू लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में देखिए बदल रही है। मैग्नीट्यूड कभी फिक्स नहीं है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी अपोजिट डायरेक्शन में, कभी यहाँ। सो द पॉइंट इज दैट वंस वी हैव एनी टाइप ऑफ वैल्यू, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को पढ़ रहे हो, यहाँ चलो करंट को पढ़ रहे हो, आप वेलोसिटी को पढ़ते हो, आप डिस्टेंस को पढ़ते हो, या कुछ भी करते हो, अगर द क्वांटिटी दैट यू आर डीलिंग, इफ दैट क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, मान लीजिए जैसे आप बाइक को राइड कर रहे हैं, व्हेन यू आर राइडिंग द बाइक, सो आप यू स्टार्टेड विद द 10 मीटर पर सेकंड स्पीड,
10 से 20 गए, 20 से 30 गए, 30 से फिर 28 आ गए, फिर 20 मींस आप जो अपनी बाइक है वो अनइवनली चला रहे हो, कभी तेज कभी धीरे, ऐसे चलता जा रहा है। अब क्या आप किसी भी पर्टिकुलर पे उसे पढ़ सकते हो? ओके, इंस्टेंटेनियस टाइम पे तो हम पढ़ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना है, बट मुझे पढ़ना है कि भाई यहां से लेके यहां तक मेरा करंट कितना है। तो ऑब्वियस ही बात है मेरा करंट तो बार बार बदल रहा है, तो मुझे उसकी कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एवरेज वैल्यू। तो इसलिए हम लोग उस करंट का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और चलिए ये एवरेज वैल्यू दो फेज में निकालेंगे। फेज नंबर 1 इज ओवर हाफ साइकिल। तो पहले ये पता लगाते हैं हाफ साइकिल में हमारे पास एवरेज करंट कितना है। हाफ साइकिल, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये आपका 1 कंप्लीट साइकिल, हमें केवल इस वाली साइकिल का एवरेज चाहिए। कहां से कहां तक? 0 से t/2 तक। क्लियर है? तो पहली बात हाफ साइकिल में निकालते हैं, फिर फुल साइकिल का देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है दैट व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। हमें एवरेज क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? सो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज बिकॉज द करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार बदल रहा है, तो कैसे पढ़ें उसको? तो इसके लिए हम लोगों ने उसको एवरेज निकालने के बारे में सोचा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। एवरेज की डेफिनेशन क्या है? सो एवरेज करंट ओवर पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम में। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग हाफ टाइम पीरियड तक की बात करेंगे। अगले केस में चलिए मैं पूरे टाइम पीरियड पे निकालना चाहता हूँ। सो एवरेज करंट ओवर पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम पे आपका एवरेज करंट इज equivalent to that value of DC, डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू के बराबर है which would allow the same flow of charge in given time as allowed by AC in same time interval। इस वर्ड को और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सब। तो हम लोगों ने क्या किया और हम लोगों ने कैसे एवरेज को डिफाइन किया वो समझिए पहले। सो देखिए एवरेज था, तो सीधी सी बात है एवरेज क्या है कि भाई हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का पूरा एवरेज करंट निकाल लेते हैं। बट जो करंट की वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली बदल रही है, फिक्स नहीं है। तो हम लोग तो एवरेज क्या निकालते थे? नंबर ऑफ क्वांटिटी, सॉरी सम ऑफ द ऑल द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बट यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो डिस्क्रीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 एम्पियर आ रहा है फिर 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट लगातार बदल रहा है। 1 से 1.1 होगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे बढ़ता जाएगा और फिर घटता भी जाएगा। तो अगर मैं पूरे इस हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज करंट ओवर पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम का अगर आप एवरेज करंट मान रहे हो तो वो करंट उस डीसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। किसके? उस डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट माना जाएगा, जो डायरेक्ट करंट उतना ही चार्ज फ्लो करेगा उस टाइम में जितना चार्ज हमारे एसी ने फ्लो किया इसी टाइम में। बात को समझिए, हम अगर हाफ टाइम साइकिल को पढ़ना चाहते हैं, मैं ये पता लगाना चाहता हूं इस हाफ साइकिल में मेरा एवरेज एसी कितना है, यानी एसी की एवरेज वैल्यू कितनी है इस हाफ साइकिल में। तो अगर मैं ये पता लगाना चाहता हूं तो मैं ये पता लगाऊंगा, क्योंकि देखो करंट की जो डेफिनेशन है वहीं से उठाया है। करंट की डेफिनेशन हम लोगों ने ये बनाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमारे पास है कि किसी भी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो हम ऐसे ही जाएंगे कि इस टाइम में जो भी हमारा टाइम पीरियड है, अगर मैं हाफ साइकिल के लिए पढ़ रहा हूं तो t/2 तक, और अगर मैं फुल के लिए पढ़ रहा होता तो पूरे टाइम पीरियड तक। तो जितने भी टाइम के लिए मैं पढ़ रहा हूं उस टाइम में कितने चार्ज फ्लो किए, तो उस टाइम में जितना एसी चार्ज फ्लो करेगा
उतने ही टाइम में उतने ही चार्ज को फ्लो करने के लिए कितना डीसी चाहिए। बात समझिए, उसी टाइम में जिस टाइम में एसी चार्ज को फ्लो कर रहा है, तो मान लीजिए 1 सेकेंड में एसी ने 5 कूलम चार्ज फ्लो किया, ठीक है, और उसी 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज को अगर आप फ्लो करना चाहते हो तो आपको कितना डीसी चाहिए होगा। तो डीसी की वही वैल्यू जो उतना ही चार्ज उतने ही समय में फ्लो करवा रहा है जितना एसी फ्लो करवा रहा है, वही डीसी की वैल्यू हमारे एसी के एवरेज के बराबर होगी, ठीक है। तो एक बार वापस से जो स्टेटमेंट में अभी बोला था मैंने, प्लीज अगर नहीं क्लियर होता तो एक दो बार फिर से सुनिए, ठीक है। तो एसी जितना चार्ज गिवन टाइम में फ्लो करवा रहा है उतना ही चार्ज उसी टाइम में फ्लो करवाने के लिए कितना डीसी चाहिए होगा, उसी की वैल्यू को हम लोग एवरेज ऑफ एसी मानेंगे, ठीक है। तो जितना डीसी का वैल्यू होगा वही हमारा एसी का एवरेज होगा। बट कौन सा डीसी का वैल्यू? डीसी का वो वैल्यू जो गिवन चार्ज फ्लो करता है गिवन टाइम में, और उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में फ्लो करने के लिए हमें कितना डीसी चाहिए होगा, वही हमारे एसी का एवरेज है, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या आया, एवरेज ऑफ एसी इज इक्वल टू कौन सा करंट? डीसी करंट, जो कि क्या करता है, क्यू चार्ज को फ्लो करता है गिवन टाइम इंटरवल। समझे बात को? क्योंकि देखो Q बाई टी की जो डेफिनेशन है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो डीसी के लिए थी, सीधी सी बात, अब तक डीसी करते आए थे, ठीक है। तो हमने डीसी को ही उठाया कि भाई Q चार्ज फ्लो किया गिवन टाइम में, तो अगर Q चार्ज फ्लो किया गिवन टाइम में तो वो डीसी करंट होगा। बट जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो, जितना चार्ज तुम फ्लो कर रहे हो, तो जितना डीसी ने फ्लो करवाया उतना ही अगर एसी फ्लो करवाता, उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में, तो जो डीसी की वैल्यू होगी वही हमारी एवरेज कहलाएगी। उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में, सीधी सी बात है, वही हमारे एसी की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। गॉट दैट? तो चलिए इस एक्सप्रेशन पे काम करते हैं और पहले हाफ साइकिल का एवरेज निकालते हैं कि आधी साइकिल में कितना होगा। सो सिंस at any particular time किसी भी t टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस करंट कितना है भाई? इंस्टेंटेनियस करंट, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट? I is equal to I naught sin omega t. Am I clear to that? Okay, so since we know that since current for at any time I is equal to rate of flow of charge, तो यहां से dq कितना आएगा? I dt, यानी स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया। क्योंकि देखो अगर मुझे एवरेज चाहिए तो मुझे पहले चार्ज फ्लो पता लगाना पड़ेगा, कितना चार्ज फ्लो किया गिवन टाइम के ऊपर, ठीक है। तो पहले मैंने स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चार्ज कितना फ्लो किया वो पता लगा लिया। सो यहां से dq क्या आएगा? 10 dq is equal to I naught sin omega t dt. Am I clear? तो this is your equation number 1 जो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है और जिसको हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो काम करें, तो ये हमारा स्मॉल अमाउंट है। सो thus नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो क्या करना पड़ेगा इसका? We will go with the integration. बट हमें वो जो चार्ज फ्लो निकालना है वो गिवन टाइम का, और हमारा केस कितने टाइम का है? हाफ साइकिल का। तो हाफ साइकिल मतलब 0 से लेके t/2 का। कैपिटल T मींस टाइम पीरियड, बट हमें पूरे साइकिल का नहीं निकालना, हमें आधी साइकिल के टाइम पीरियड का चाहिए टाइम, कि भाई इस टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया वो पता लगाओ। तो चलिए इंटीग्रेशन करने में हेल्प करो। 0 to t/2 I naught sin omega t dt. Am I clear? Now, so total charge flow I naught is all बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस ओमेगा टी, और अदर देन टी था क्योंकि इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल टर्म है वो टी है, बट एंगल में ओमेगा टी है तो ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा। Am I clear with the integration?
द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ओमेगा टी, और अदर देन है तो वो ओमेगा डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में आ गया। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया बेटा, माइनस आई नॉट ओमेगा, लिमिट प्लेस करो कॉस ओमेगा अपर लिमिट टी बाई टू माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। गॉट दैट? चलिए इसे एक बार सॉल्व करते हैं। टोटल चार्ज फ्लो इज आई नॉट, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, सब जानते तो बाई टी ऊपर चला गया, यहां पे cos 2 पाई बाई टी माइनस टी बाई टू माइनस cos 0, t कैंसिल विद द t और 2 कैंसिल विद द 2, तो व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली पाई, और cos पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो माइनस आई नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, cos पाई माइनस 1, माइनस ये पहले से था और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, so it will become minus 1, it would be minus 2, so minus I naught t divided by 2 pi into minus 2, minus cancel with the minus and 2 cancel with the 2, तो total charge कितना फ्लो किया, I naught t by pi। Am I clear to that? Sorry, equation number 2। तो अब what we have calculated, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमें अगर एवरेज करंट चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूं इस बात पे, अगर हमें एवरेज करंट चाहिए तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना चार्ज फ्लो किया जिस भी टाइम का आप एवरेज चाहते हो, ठीक है, और यही हमारा डीसी के इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। तो हमें चाहिए था हाफ साइकिल का टोटल चार्ज फ्लो, आई थिंक आ गया। दिस इज द चार्ज फ्लो बाय द एसी ओवर द हाफ साइकिल, तो हमारे पास आई एवरेज कितना होगा, सो देयरफॉर एवरेज करंट, तो आई एवरेज कितना होगा, इट वुड बी टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, एंड फॉर हाउ मच टाइम इंटरवल, ये जो चार्ज फ्लो आया ये कितने टाइम इंटरवल का था, ये t बाई 2 टाइम इंटरवल का था, हाफ टाइम साइकिल का निकाल रहे हैं ना। सो हेल्प करो मुझे, q का वैल्यू it is I naught t by pi into t by 2, t cancel with the t, और I average is equal to 2 by pi of I naught, यानी हाफ साइकिल में हमारा एवरेज करंट I naught मींस पीक करंट का कितना है, 2 by pi टाइम्स, और अगर हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं, इफ वी place the value of pi and try to solve this out, it would be 0.637 of I naught. So the average current over half cycle में हमारा एवरेज करंट कितना होता है, 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक करंट, और अगर एक बार इसे परसेंटेज की टर्म में देखें, सो आई एवरेज इज इक्वल टू 63.7% ऑफ पीक करंट, यानी हमारा एवरेज करंट, एसी का जो एवरेज करंट है ओवर द हाफ साइकिल, क्योंकि इस करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है, द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो इसलिए हमें इसका एवरेज निकालने का हेल्प या नौबत या कुछ भी बताइए हमें जरूरत पड़ी, और हमने वो निकाली कि एवरेज करंट उतना ही होगा जितना क्यू चार्ज फ्लो किया, यानी कितना चार्ज फ्लो किया गिवन टाइम, बट चार्ज फ्लो इन अ गिवन टाइम डीसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि भाई कितना चार्ज फ्लो किया गिवन टाइम में, तो हमने ये वर्ड ये यहाँ पे यूज कर लिया कि एवरेज करंट किसी भी टाइम में उतना ही है जितना आपने डीसी लिया, तो ये डीसी के इक्विवेलेंट है, बट कौन से डीसी के, उस डीसी के जो कि उतना ही चार्ज फ्लो करेगा जितना एसी फ्लो कर रहा है, उसी टाइम में फ्लो करेगा जितने में एसी फ्लो कर रहा है, एसी अलाउ कर रहा है, तो सेम टाइम सेम चार्ज, वही हमारा एवरेज कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल टाइम का स्मॉल चार्ज निकाल लिया, I is equal to dq by dt, तो dq आ गया और वैल्यू रख दी, और फिर हम लोगों ने फुल साइकिल का चार्ज निकाल लिया, सो वी कैलकुलेटेड द चार्ज ओवर द फुल साइकिल, sorry, we calculated the net charge over the half cycle, that's why the limit is from 0 to t by 2, ये हमारा चार्ज ओवर द हाफ साइकिल, तो हमने वहां से एवरेज करंट निकाल लिया, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, सो हमारा एवरेज करंट कितना आया, 63.7% ऑफ पीक करंट, यानी हमारा एवरेज करंट पीक करंट का हमेशा 63.7% होता है हाफ साइकिल में।
क्लियर है? प्लीज चेक दिस आउट, एक बार इसे ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो द डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट एंड द एक्सप्रेशन फॉर, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर? द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज करंट ओवर द हाफ साइकिल. अभी हम फुल साइकिल को डील करेंगे एक बार, तो प्लीज चेक आउट दिस पार्ट. एक बार इस पार्ट को पूरा देखेंगे प्लीज सब. गॉट दैट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फुल साइकिल. तो चलिए एक बार फुल साइकिल पे बात करते हैं. तो फुल साइकिल में थोड़ा सा ओवरव्यू में जाऊंगा क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले. तो नंबर 2, ओवर फुल साइकिल. तो फुल साइकिल इसका मतलब क्या है? आपको करंट कहां से कहां पढ़ना है? वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज करंट ओवर कंप्लीट साइकिल, 0 से लेके t तक. तो व्हाट इज गोइंग टू चेंज? क्या चीज बदलने वाली है? आई थिंक हेल्प कर देंगे आप मुझे. When I was dealing with half cycle and now I am dealing with the full cycle, which factor is going to change now? कौन सा फैक्टर बदलेगा? टाइम. यानी जहां पे टाइम हम लोग 0 से t/2 ले रहे थे, अब हम लोग टाइम 0 से t तक पूरा पढ़ेंगे. तो आई थिंक स्मॉल सेम रहेगा. क्या चीज बदल जाएगा बेटा? ओनली द लिमिट इज गोइंग टू चेंज. द लिमिट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम 0 टू t. तो यहां पे t ही आएगा. अब अगर यहां पे t आया तो केवल एक चीज बदला बेटा. What is going to change? The thing that is going to change it here is cos 2 pi बचेगा. यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 2 pi, क्योंकि अब आपके पास t नहीं है. अब आपके पास क्या है? सॉरी ये मल्टीप्लाई था, ओमेगा t. तो अब आपके पास यहाँ पे जस्ट ओनली t है. ओके, सो इट वुड बी cos 2 pi minus cos 0. So what is the value of cos 2 pi? Cos 360 की वैल्यू it is 1. And what is cos 0? It is, sorry, what is cos 0? It is also 1. So since both the terms are 1, so 1 minus 1, 0, everything would be 0. So ये थोड़ा सा interesting point आया that the net charge flow over the complete cycle is 0. और अगर पूरा चार्ज यानी complete cycle में आपका net charge flow 0 है, so एवरेज करंट ओवर फुल साइकिल. सो फुल साइकिल में आपका एवरेज करंट इज हाउ मच? टोटल चार्ज फ्लो इन टोटल टाइम, और इस बार टोटल टाइम t है, बट टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ? 0/t. सो व्हाट इज द एवरेज करंट ओवर द फुल साइकिल? 0. यानी फुल साइकिल में आपका एवरेज करंट 0 होता है. इस बात को समझिए, बिकॉज करंट की डेफिनेशन जो आज तक हमें सिखाई गई, आई एम नॉट सेइंग दैट डेफिनेशन इज बीन रॉन्ग, बट दैट डेफिनेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड एप्रोप्रिएटली फॉर द अल्टरनेट करंट. एसी के लिए वो डेफिनेशन काम नहीं कर रही है. क्या? मैं इसका लॉजिक देता हूं आपको. हमारे पास करंट की डेफिनेशन थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी हम लोग करंट को हमेशा चार्ज के फ्लो के रेट में के नजरिए से देखते थे. So we always look out the current from the eyes or from the point of view of the flow of charge with respect to time. तो हमारे लिए करंट की डेफिनेशन केवल फ्लो ऑफ चार्ज गिवन टाइम में कितना होता है वो बताता था, और यही चीज की. तो हमने शुरुआत ऐसे ही की क्योंकि मैंने आपको पहले जानबूझ के नहीं बताया कंक्लूजन क्या है. अब कंक्लूजन कुछ अनएक्सपेक्टेड आया. तो हमने जब हाफ साइकिल पे लगाया तो एवरेज मिला, तब तो ठीक है यार, समझ में आया, लगा. बट जब हमने यही कॉन्सेप्ट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम का जो लॉजिक है, तो हमने टोटल चार्ज फ्लो निकाला और फिर निकालने की कोशिश की, तो हमारे पास एवरेज करंट 0 आया. इसका मतलब आप पूरी एक साइकिल भी जा चुकी हो और आपके पास एवरेज करंट मैथमेटिकली 0 आ रहा है. कैसा आ रहा है? मैथमेटिकली. चलिए अब मैं आपसे लॉजिकली बात करता हूं. ओके, ये डेफिनेशन पहले आप लोगों ने लिख ली, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. For the full cycle, you have to start the derivation from here itself. ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में दोनों को शेड करेंगे और यहां तक जाएंगे. डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया. अब चलिए मैं आपको लॉजिक समझाता हूं. लॉजिक इज दैट लेट्स सपोज आपके पास एक कंडक्टर है A एंड B, एंड थ्रू दैट कंडक्टर आप लोग एक EMF दे रहे हो, आप लोग E दे रहे हो, वो भी अल्टरनेट का. EMF sin ओमेगा t होगा, तभी हमारा I I नॉट sin ओमेगा t. अब जिस वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, ये वो वोल्टेज है जो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल यानी आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन बदल लेता है. तो लेट्स सपोज फर्स्ट हाफ में
ए वाला जो एंड है वो पॉजिटिव पोलैरिटी और बी वाला एंड है वो नेगेटिव पोलैरिटी है। हम लोगों ने इसे देखा हुआ है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अगर आप एक बार एसी जनरेटर को देखें तो हमारे पास एक बार गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है और एक बार अगली ही हाफ साइकिल के बाद राइट वाला पॉजिटिव होता है। तो अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो आपके इलेक्ट्रॉन बी से ए जाएंगे। तो मान लीजिए हाफ साइकिल में ये हो गया, तो पहली हाफ साइकिल में आपके इलेक्ट्रॉन बी से ए जा रहे हैं और लेट्स सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस तरह, तो आपका करंट सेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली जब हाफ साइकिल आई, जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आई यानी पाई से लेके 2 पाई तक, हाफ रोटेशन यानी 180 डिग्री रोटेशन के बाद पोलैरिटी स्विच हो जाएगी। तो और अगर पोलैरिटी स्विच हो गया तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स बी से ए आए थे वही 10 इलेक्ट्रॉन्स वापस ए से बी चले जाएंगे। तो वही इलेक्ट्रॉन जब ए से बी चले गए तो फर्स्ट हाफ साइकिल में 10 इलेक्ट्रॉन बी से ए आए, अगली हाफ साइकिल में 10 इलेक्ट्रॉन वापस बी पे चले गए। तो बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरी साइकिल में आपके इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना किया हमारे इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेसमेंट? 0। ये वैसा ही हो गया जैसे आप लोग मान लीजिए किसी भी जगह पे खड़े हैं, आप ए से बी जाते हो और वापस बी से ए आ जाते हो। अगर आप ए से बी गए और बी से ए आए, नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय यू? तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। बट अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप वापस से उसी जगह पे आ गए हैं जहां से आपने स्टार्ट किया तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या हम लोगों ने कोई एनर्जी खर्च नहीं की? आप ग्राउंड का एक राउंड लगा रहे हैं, लेट्स सपोज आप ग्राउंड का एक राउंड लगा रहे हैं, आप ए से स्टार्ट हुए पूरा घूम के आ गए। अब आप कह रहे हो सर मैंने तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट नहीं किया इसका मतलब मेरा तो वर्क डन ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं पूरा चक्कर लगा के आ गया बट मैंने तो कोई एनर्जी लॉस नहीं की। नो, यहां पे ऐसा नहीं होगा। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन से मैटर नहीं करती। तो आपके इलेक्ट्रॉन को बी से ए जाने में और ए से बी आने में एनर्जी लगा है, एनर्जी खर्च हुआ है, तो आपके पास करंट इफेक्ट होगा। बट अगर हम करंट की डेफिनेशन केवल चार्ज के फ्लो को देखते हुए माने, जैसा आज तक हमें सिखाया गया है डीसी के अंदर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, हर जगह आप लोग इसे अब तक लगाते हैं। बट अगर हम यही लॉजिक एसी पर लगा दें तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन ए से बी से ए जाएंगे, अगले हाफ साइकिल में वापस ए से बी जाएंगे। तो अगर आप फुल साइकिल को देखो तो फुल साइकिल में इलेक्ट्रॉन ने कितना मूव किया? फुल साइकिल को अगर रेफरेंस माने, सर इलेक्ट्रॉन तो वहीं पे आ गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहा है, गिवन टाइम में तो कुछ नहीं हुआ, तो यानी टी टाइम में पूरी साइकिल में आपने कुछ ही नहीं किया। तो इसका मतलब आपके पास कुछ, जब आपका पूरी साइकिल में चार्ज का फ्लो ही नहीं है, ये जो Q इज इक्वल टू 0 है, ये दिखाता है कि आपने ओवर द कंप्लीट साइकिल फ्रॉम 0 टू T आपके चार्ज में नेट फ्लो हुआ ही नहीं, पूरी साइकिल में नेट फ्लो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि A बी से A गए और वापस A से B आ गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपके पास नेट फ्लो ही नहीं है तो आपके पास करंट नहीं है। तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन मतलब B से A गया, A से B गया, एक पूरी साइकिल बन गई और सामने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बोल रहा है करंट ही नहीं है। तो ये तो नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने पूरी एक साइकिल फ्लो भी करवा दी अल्टरनेट करंट की और एवरेज वैल्यू उसकी 0 आ रही है। या तो आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट की हाफ के लिए वो पॉजिटिव है और सेकंड हाफ के लिए वो नेगेटिव है, और जब दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो नेट 0 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, वरना मेन लॉजिक तो यही है, फर्स्ट हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अगली हाफ साइकिल में उसके अपोजिट। तो फुल साइकिल में नेट फ्लो कुछ नहीं हुआ सर, तो जब नेट फ्लो ही नहीं है तो नेट करंट ही नहीं होने वाला। सो ये प्रॉब्लम है हमारी I is equal to Q by T की डेफिनेशन। तो the definition of current, that the rate of flow of charge is known as current in a particular direction, ये जो डेफिनेशन है ये AC के लिए वर्क नहीं कर पाता है। ये डेफिनेशन AC के लिए लिमिटेड है, मतलब ये काम नहीं करेगा AC के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए, हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे T टाइम में और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करके अगर निकालने जाए तो हमें मैथमेटिकली वहां पे एवरेज करंट कितना मिलता है? 0। मतलब पूरा साइकिल भी हो गया और करंट कितना है? 0। मतलब आपने जनरेटर का एक 360 डिग्री का रोटेशन भी करवा दिया और एवरेज करंट 0।
तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं जनरेटर पे? हम लोग जनरेटर की कॉइल को रोटेट भी करा रहे हैं और आपको ये दिखता है, अगर आप मैथमेटिकल देखते हो, मैथमेटिकली सोचते हो, तो आप बोलते हो यार सर तो वहां पे तो करंट ही नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट इज दैट ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वाली कॉन्सेप्ट है ये गड़बड़ है। तो एसी के लिए इस रेट ऑफ फ्लो को हम हटाएंगे, ओके। बट ये चीज हमें पढ़नी जरूरी थी, क्योंकि अगर कहीं पे कोई फॉल्ट आ रहा है तो हमारे दिमाग में वो होना चाहिए। यानी मैं आपके दिमाग में ये चीज इंसर्ट करवाना चाहता हूं दैट व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डील इन फर्दर। आगे जाके हम लोग करंट यानी अल्टरनेट करंट को चार्ज बाय टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम उस पर बात करेंगे आगे जाके, तो हम नहीं देखेंगे। तो इसलिए हमें ये चीज देखना जरूरी था कि चलो हाफ में हो रहा है तो हमें लगा फुल में उसका डबल होगा, बट जब फुल में आए तो फुल में तो जीरो आया। क्यों? क्योंकि आपका पोलैरिटी बदलता है एसी का डायरेक्शन हर हाफ इंटरवल के बाद रिवर्स हो जाता है, जो कि ये कहेगा कि नेट फ्लो जीरो है, पूरी साइकिल का नेट फ्लो जीरो है। इसलिए अब हम एसी को यानी अल्टरनेट करंट को पढ़ने के लिए एक न्यू टाइप के करंट को डिस्कस करेंगे एंड दैट करंट इज नोन एज आरएमएस। बट ये भी डील करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है, समटाइम्स पूछ लेता है व्हाट इज द एवरेज करंट ओवर द हाफ साइकिल। सो आई एवरेज ओवर द हाफ साइकिल कितना? 63.7% ऑफ पीक करंट, याद रखिए। या फिर डेसिमल में तो 0.637 ऑफ आई नॉट, फ्रैक्शन में 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट। वो आपकी मर्जी, आप कैसे याद करते हो, परसेंटेज में, डेसिमल में और फ्रैक्शन। बट अगर फुल साइकिल पे आते हैं सो एवरेज करंट ओवर द फुल साइकिल इज जीरो। कई बार आता है एग्जाम में, प्रूव दैट द एवरेज करंट ओवर द फुल साइकिल इज जीरो, समटाइम्स इट इज बीन आस्क्ड। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है सिलेबस वाइज से रखेंगे। और लॉजिकल वाइज यही है कि हमें किसी भी चीज को अगर न्यू को इंट्रोडक्शन करना है, अगर मैं आपको अब नई करंट की डेफिनेशन देने जाऊंगा कि आपसे हम करंट को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उसको देखने के लिए हमें पुरानी वाली जो डेफिनेशन है, जो पुराना वाला पॉइंट ऑफ व्यू था करंट को देखने का, क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज, उसे अवॉइड करना पड़ेगा। डन है? ये वैसा ही है जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में साउंड की वेलोसिटी निकाली थी। भाई न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया था v इक्वल टू, अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो v इक्वल टू रूट ओवर p बाय रो। बट जब न्यूटन के फॉर्मूले से प्रैक्टिकल काम किया गया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रॉन्ग आई, 15% का एरर था, 15। बट जब लैपलेस आए तो उन्होंने इस फॉर्मूले में करेक्शन कर दी और आगे काम को लिया। तो इसलिए हमें दोनों चीज पढ़नी जरूरी थी। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि वो फॉर्मूला कहां से आया था, बट उसमें गलती क्या थी, और नया जो आया वो क्यों आया, व्हाई द रीजन एंड व्हाट इज द पर्पस। तो आई थिंक हमें गलती का पता चल गया कि एवरेज करंट ओवर द फुल साइकिल इज जीरो, क्योंकि वहां पे नेट फ्लो नहीं होता। डन है? यानी आपके फुल साइकिल में आपने कोई करंट ही नहीं किया। अगर आप लोग चार्ज के फ्लो की टर्म में करंट को देखते हो तो आप ए से बी से गए, ए से बी गए, नेट फ्लो जीरो। बट एक ऐसी चीज है जो जीरो नहीं हो सकती। आप ए से बी गए तो डेफिनेटली आपने कुछ एनर्जी कंज्यूम की होगी, और जब आप वापस ए से बी गए तो आपने एनर्जी फिर से कंज्यूम किया होगा। तो आपने टोटल एनर्जी कितनी की? मान लीजिए आपने बी से ए जाने में 2 जूल किया, तो ए से बी जाने में भी 2 जूल किया, तो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया? 4 जूल। ऐसा थोड़ी होगा कि बी से ए अगर 2 जूल है तो ए से बी जाएंगे तो -2 जूल, एनर्जी कितना खर्च हुआ? जीरो। मतलब ऐसा थोड़ी करेंगे हम, गाड़ी अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाएंगे तो पेट्रोल खर्च हुआ, तो बी से ए आएंगे तो पेट्रोल वो नेगेटिव पे होगा। दोनों को अगर जोड़ के देखें तो पेट्रोल खर्च ही नहीं हुआ। एनर्जी वो फैक्टर है जो किसी भी डायरेक्शन में जाओ एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन, व्हेन आवर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर फॉर द फर्स्ट साइकिल, और अगली साइकिल जब पोलैरिटी बदलती है तो वो वापस से उसी पे आ जाएगा, तो नेट फ्लो तो जीरो हुआ। बट एक ऐसा चीज है जो कभी जीरो नहीं होगा, चाहे आप वापस वहीं पे आ जाए या कहीं पे जाए, दैट पॉइंट और दैट क्वांटिटी इज एनर्जी। वो क्या है? एनर्जी है जो जीरो नहीं होगी। ए से बी जाओ या वापस बी से ए जाओ। So for that reason, now we are going to introduce the new type of current जिसको अब हम लोग देखेंगे, and that current is RMS current. So that current is called as RMS, means
रूट मीन स्क्वायर. ओके, IRMS इट इज इट्स सिंबल. डन है. तो हम लोगों ने देखो अब फोर्थ टाइप का करंट ही आ गया. फर्स्ट इंस्टेंटेनियस करंट, सेकंड पीक करंट, थर्ड एवरेज करंट. वो अलग बात है, फुल साइकिल में जीरो थी बट था तो सही. एंड फोर्थ इज आरएमएस करंट. ठीक है, तो चलिए पहले इस आरएमएस करंट को देखते हैं. बट आई थिंक इतना तो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. व्हेन द करंट इज आरएमएस, तो अब जब हम अब करंट को पढ़ने जाएंगे तो अब हमारा जो करंट का तरीका होगा, जो हमारा करंट को देखने का नजरिया होगा, वो एनर्जी की टर्म में होगा, नॉट फॉर द फ्लो ऑफ टर्म. फ्लो ऑफ चार्ज की टर्म में नहीं देखेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज द आरएमएस करंट? इट इज द वैल्यू ऑफ AC. सो आरएमएस करंट AC का वो वैल्यू है. इट इज द वैल्यू ऑफ AC which is equivalent to DC. So RMS करंट, AC का RMS करंट वो वैल्यू होती है जो कि DC के इक्विवेलेंट है, which will produce same amount of heat. जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट मींस एनर्जी, यानी इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा थ्रू गिवन रजिस्टर. जो भी आप रजिस्टर लगा रहे हैं, थ्रू गिवन रजिस्टर इन गिवन टाइम. किसी भी रजिस्टर से किसी भी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस किया डीसी ने, as produced by AC through same resistor in same time. यानी IRMS ये AC का वो वैल्यू है, वो जो कि DC के इक्विवेलेंट माना जाएगा. बट कौन से DC के बराबर माना जाएगा? उस DC के बराबर माना जाएगा जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना AC ने प्रोड्यूस किया. यानी जितना AC प्रोड्यूस करता है हीट किसी भी रजिस्टर से किसी भी टाइम के अंदर, उसी रजिस्टर से उसी टाइम में उतना ही हीट बनाने के लिए जितना भी DC चाहिए होगा, तो DC की उसी वैल्यू को हम लोग RMS करंट बुलाएंगे. यानी अब से हम लोग करंट को DC के इक्विवेलेंट लेंगे बट एनर्जी की टर्म में. यानी RMS करंट उस DC के बराबर होता है जो सेम हीट सेम रजिस्टर से सेम टाइम में प्रोड्यूस करके देगा जितना वो AC करके दे रहा. क्लियर है? तो इस बार हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हीट की टर्म में काम करेगा. ठीक है, और हीट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, I²RT. और I कौन सा? ये हमारा RMS करंट का है. ठीक है, तो जितना हीट AC ने प्रोड्यूस किया उतना ही हीट DC प्रोड्यूस करे, उतने ही रजिस्टर से उतने ही टाइम में. तो अगर ऐसा है तो उस करंट को हम RMS करंट बुलाएंगे. डन है? तो चलिए इस RMS करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता लगाना पड़ेगा हमारा DC करंट कितना हीट प्रोड्यूस करवाएगा. मतलब वो AC करंट जितना DC ने बनाया उतना ही AC ने बनाया, बात एक ही. ठीक है, तो ये पता लगाते हैं कि हमारा जो AC है या हमारा DC है जो कि सेम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना करेंगे. सो लेट फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले ये पता लगाते हैं स्मॉल टाइम dt के लिए हीट कितना प्रोड्यूस हुआ. हीट प्रोड्यूस dH इज इक्वल टू I²Rdt. बट हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम को देख रहे हैं, तो सिंस I का वैल्यू क्या होता है बेटा? I0 sin ωt. So what would be the heat produced? It would be I² means I0 square sin square ωt Rdt. डन है? तो ये हमारे पास स्मॉल हीट है. ओके, स्मॉल हीट आ गई है. अब टोटल हीट निकाल देंगे पूरी एक साइकिल में.
वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी और द हीट ओवर द फुल साइकिल। आप चाहें तो हाफ की निकाल सकते हो, फिर जब फुल की निकालोगे तो वो उसकी डबल ही आएगी। रीजन क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं कि आप बी से ए जा रहे हो या ए से बी जा रहे हो, डन है। बट इसका इंटीग्रेशन करने में एक प्रॉब्लम है जो मैं बता देता हूं, दैट प्रॉब्लम इज साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसके लिए प्लीज एवरीवन कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस की जरूरत है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट मीन द स्टूडेंट विद द नॉन मेडिकल, वो थोड़े से फेमिलियर हैं इन चीज से, बट द स्टूडेंट विद मेडिकल वो प्लीज वरी ना करें, टेंशन ना लें। सो वो फॉर्मूलेस और एक्सप्रेशन मैं साइड में मेंशन करता जाऊंगा। एंड एज यू ऑल नो दैट जो भी आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर रहे हो मैथमेटिक्स के, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कोई और अदर हो, आप प्लीज हमेशा उन्हें एक सेपरेटली पेज पे लिखते जाइए ताकि आप सारे मैथमेटिक्स को एक बार देख सकें। सो हियर इज अ वन फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज cos 2 theta, cos 2 of angle. So cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और वो क्या हो गया 1 minus 2 sin square theta. So what is 2 sin square theta from here? 1 minus cos 2 theta, और यहां से sin square theta क्या आया 1 minus cos 2 theta divided by 2, डन है। तो यहां से हमें sin square theta की वैल्यू मिल गई, और यहां पे क्या है sin square ओमेगा t, यानी थीटा की जगह पे ओमेगा t है। सो thus dh क्या आएगा, dh would be I naught square, ओके, sin square को क्या लिखोगे 1 minus cos 2, थीटा कितना है ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 r dt। Am I clear with the equation 1 that the small heat produce? हमने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में था। अब ये दो टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी जिनका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। So thus net heat produce, net heat produce over full cycle, तो फुल साइकिल पे टोटल कितना हीट प्रोड्यूस हुआ ये पता लगाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो विद द इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, 0 से t, फुल साइकिल का। अगर आप हाफ के लिए ट्राई करना चाहते हो 0 से t/2 आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हम फुल का ही करते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंज्यूम होती है, वो 0 नहीं आएगी, बट एवरेज में वो रिजल्ट अलग थे ना, तो इसलिए वो चीज करना जरूरी भी था और समझना भी कि हाफ साइकिल में करंट, एवरेज करंट 63.7% होता है पीक का, बट फुल साइकिल में 0 होता है। तो चलिए हेल्प कीजिए मुझे, फ्रॉम 0 टू t I नॉट स्क्वायर r, मैं इस r को पहले लिख लेता हूं, 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 1 minus cos 2 omega t dt, डन। सो व्हाट इज द कांस्टेंट पार्ट, I नॉट स्क्वायर R2। देखो ये वो टोटल हीट है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा AC इंस्टेंटेनियस करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम लोग DC के इक्विवेलेंट मान रहे हैं। तो ये मेरी टोटल हीट प्रोड्यूस है, और इसी करंट को फिर RMS करंट बुलाएंगे उस साइकिल की, ठीक है। तो I नॉट स्क्वायर R/2, अब आपके पास इंटीग्रेशन होगा, 1 को dt से मल्टीप्लाई करेंगे, dt फ्रॉम 0 टू t माइनस cos 2 omega t dt from 0 to t। मतलब फर्स्ट टर्म का अलग होगा, सेकंड टर्म का अलग होने वाला है। तो चलिए हेल्प कीजिए, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय द AC ओवर द कंप्लीट साइकिल, इट इज बीन dt का इंटीग्रेशन t from 0 to t। चलिए अब इंटीग्रेशन में हेल्प कीजिए, cos का इंटीग्रेशन sin 2 omega t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। प्लीज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन जस्ट ओनली साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी, बट टी के अदर देन है तो 2 ओमेगा डिवाइड में, और लिमिट 0 टू टी। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। तो HAC इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R/2 अपर लिमिट t माइनस 0, ओके। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 पाई बाई टी,
और पहले अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस साइन 0। समझ में आई बात? ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन आया जब हम लोगों ने 2 ओमेगा को तो बाहर रखा, अपर लिमिट t और ओमेगा की वैल्यू मैंने रख दी 2 t और लोअर लिमिट 0, तो सारी टर्म 0 रहेगी। t कैंसिल विद द t। व्हाट इज लेफ्ट हियर? sin 4 पाई। sin 4 पाई, 4 पाई का मतलब है 720 डिग्री, मतलब यहीं से शुरू हुए 360 वहीं पे आ गए वापस। तो sin 4 पाई की वैल्यू 0 और sin 0 तो वैसे ही 0 होता है और 0 माइनस 0 ये सारी टर्म की टर्म 0 हो गई। समझ में आया बात? तो अगर ये सारी टर्म 0 हो गई तो हीट प्रोड्यूस बाय द AC ओवर द फुल साइकिल इज I नॉट स्क्वायर R बाय 2T। तो ये वो हीट है जो AC ने प्रोड्यूस की ओवर द फुल साइकिल और इसे हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू DC। ये वही हीट है जो DC प्रोड्यूस करेगा उसी रजिस्टर से उसी टाइम में। सो हीट प्रोड्यूस बाय DC इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाय AC। DC कितना हीट प्रोड्यूस करेगा? I स्क्वायर RT। हीट का फॉर्मूला यही है। बट DC के इसी करंट को देखो, ये जो वर्ड है DC का, ये जो करंट है इसे ही हम लोग इक्विवेलेंट मानेंगे RMS के बराबर। तो जो ये DC का करंट है यही हमारा RMS कहलाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना है, बार बार इस चीज को सुनना है, देन इट वुड बी क्लियर कि जितना हीट AC ने प्रोड्यूस किया उतना हीट अगर DC प्रोड्यूस करता है उसी रजिस्टर से उसी टाइम में, तो DC का जो करंट होगा जो कि उतना ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसी R से उसी T में, DC के उसी करंट को हम लोग AC के RMS के इक्विवेलेंट मानेंगे। तो I RMS स्क्वायर RT इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाय 2 RT। RT कैंसिल विद द RT, तो I RMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो I नॉट बाय रूट 2। ओके, रूट 2 की वैल्यू आपको मालूम है और जब आप लोग 1 बाय रूट 2 को सॉल्व करोगे तो I RMS इज इक्वल टू 0.707 ऑफ I नॉट और परसेंटेज की टर्म में अगर मैं बात करूं तो कितना? 70.7% ऑफ पीक करंट। यानी RMS करंट ओवर द फुल साइकिल हमेशा 70.7% ऑफ पीक होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बदल रही थी। तो एवरेज तो हम लोग डील नहीं कर सकते थे, बट क्योंकि एवरेज ओवर द फुल साइकिल 0 आता है तो हम लोगों ने उसे हीट की टर्म में एनालाइज करना शुरू किया। सो RMS करंट I नॉट बाय रूट 2 फ्रैक्शन में याद रखिए, डेसिमल में याद रखिए 0.707 और परसेंटेज की फॉर्म में 70.7% ऑफ पीक करंट। क्लियर है? और अगर हमारे करंट ऐसे वेरी कर रहे हैं तो हमारा जो EMF है जिसे हम लोग देख सकते हैं, तो RMS EMF क्या होगा देख लेते हैं। तो E RMS इज इक्वल टू वही E नॉट बाय रूट 2, क्योंकि आप लोग जानते हैं I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय R, यानी करंट हमेशा EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिस तरीके से करंट वेरी करेगा EMF भी वैसे ही वेरी करता है, या फिर आप बोलिए EMF जैसे वेरी करता है करंट उसी तरीके से वेरी करता है। तो इसका मतलब अगर I RMS I नॉट बाय रूट 2 है तो E RMS E नॉट बाय रूट 2 होगा। अगर E RMS नेक्स्ट लिख सकते हो कितना? 0.707 ऑफ E नॉट और RMS वोल्टेज भी कितनी होती है? 7.7% ऑफ पीक वैल्यू। क्लियर है? तो ऐसे ही हमारा RMS करंट, ऐसे ही हमारी RMS वोल्टेज। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ न्यू करंट जो हमें यहां से इंट्रोड्यूस करना था, एंड दैट करंट इज RMS करंट। गॉट दैट? सो टुडेज लेक्चर इज बीइंग टोटली इंट्रोडक्शन पार्ट, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा समझा। सो प्लीज इस लेक्चर पे कंप्लीट टाइम दीजिए, इसे थोड़ा ज्यादा बार रिपीट करके देखिए। अगर अभी भी कोई डाउट है, लास्ट तक एंड तक लेक्चर का एंड हो चुका है, तो अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज वापस से फ्लैशबैक में जाइए, लेक्चर को दोबारा से सुनिए, और अगर फिर भी डाउट है आई एम प्रेजेंट ऑन दैट साइड,
टू क्लियर योर डाउट. सो कोई भी डाउट है वो आप व्हाट्सएप पे, आप यूट्यूब पे कमेंट पे कीजिए, बट डू इट. जितने ज़्यादा आप लोग डाउट क्लियर करेंगे, इट वुड बी मोर इजी एंड मोर कंफर्टेबल टू यू and me for the future coming topics. Got that point? So with that note, that's all from the today's lecture. Please note it down all the factors जो हम लोगों ने introduction किया, average over the half cycle, full cycle, and the most importantly RMS. Done? So please complete it soon.